Hi students, welcome to Dr. Zara 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So इस एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको 15 मिनट्स में बताने वाली हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस आपका काउंसलिंग का क्या होता है, कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, क्या राउंड्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, कौन से राउंड से आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ पर आपका सिक्योरिटी मनी बच सकता है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बट सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर. सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो ओनली एंड ओनली ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर आपको रिलाई करना है दैट इज www.mcc.nic.in. अब बेटा काउंसलिंग जो रहती है ना वो कुल मिलाकर 3 तरीके की होती है. एक होती है आपके ऑल इंडिया कोटा के अंडर, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग और तीसरी होती है आयुष काउंसलिंग. बेटा अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग, सो इन दैट केस आपको एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग के अंडर जाना पड़ता है या आप स्टेट काउंसलिंग के द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं पर्टिकुलर स्टेट में जहां कि आप डोमिसाइल हैं. उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी कॉलेज की जितनी भी सीट्स हैं उसकी 85% सीट्स उन बच्चों को मिलती है जो वहां के डोमिसाइल रहते हैं और 15% सीट्स जो रहती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर फिल होती हैं. अगर हम बात करें एम्स की तो एम्स हो गया, आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज होगी, वहां पर कुल मिलाकर बेटा जितनी भी एडमिशन होती है वो एमसीसी के द्वारा ऑल इंडिया कोटा के अंडर ही करवाई जाती है. अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ईमेल आईडी की जरूरत होती है या फोन नंबर की जरूरत होती है तो वो सेम वही होगा जिस ईमेल आईडी या फोन नंबर से आपने अपना नीट के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया था. ठीक है, नीट के पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था. तो बेटा अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप ऑल इंडिया काउंसलिंग का है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर एक स्टेट के काउंसलिंग का जो फॉर्म होता है वो अलग से फिल करना पड़ता है, वो इसके अंडर नहीं आता, वो अलग सेपरेट आपको फिल करना पड़ता है और उसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट रहता है. ठीक है, बट कोई भी फेक वेबसाइट की तरफ मत जाइए, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही बिलीव कीजिए. अब काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना बेटा तो सबसे पहले पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन आता है, एक नोटिस आता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स दिए होते हैं जहां पर पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स को जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है, सर्टिफिकेट बनवाना होता है. उसके बाद पूरा शेड्यूल रिलीज किया जाता है और उस शेड्यूल के हिसाब से कुल मिलाकर 2 महीने लगते हैं बेटा और पूरा का पूरा ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये आकर होता है. अब अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो बेटा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं और आप एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यानी कि जनरल है ना स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको 2 तरीके की फीस जो है वो भरनी पड़ेगी. एक होगी नॉन रिफंडेबल फीस, एक होगी रिफंडेबल फीस. बेटा नॉन रिफंडेबल फीस इज ₹1000 फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड रिफंडेबल फीस जो रिफंड हो सकती है इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, आई विल डिस्कस दैट इज ₹10,000. वहीं पर अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है तो उस केस में बेटा आपको ₹500 फीस भरनी पड़ती है विच इज नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल फीस रहती है 5000. ये भी मैं बताऊंगी बेटा कौन से कंडीशन के अंडर ये रिफंडेबल रहती है. अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर रहता है वो भी थोड़ा सा बेटा जो पैसा है वो ज्यादा लगता है, थोड़ा भी क्या मैं बोलूंगी मतलब एज कंपैरेटिव टू गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा लगता है डीम्ड में. बट अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें यानी कि हम ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिश्रण होते हैं, बट यहां पर बेटा जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो 5000 पे करनी पड़ेगी. इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, सबको 5000 देनी पड़ती है. और जो रिफंडेबल होती है वो होती है 2 लाख रुपया. अब ये बहुत ज्यादा लगता है बच्चों को क्योंकि 2 लाख रुपया यार कम तो नहीं होता है, बट ये रिफंडेबल रहती है अंडर पर्टिकुलर कंडीशन. अब जब हम रिफंडेबल फीस की बात कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स में बेटा यही रिफंडेबल फीस जो रहती है वो एडजस्ट हो जाती है आपकी जो फीस होती है उसमें जब आपको एडमिशन मिल जाता है. ठीक है, तो हर एक इंस्टीट्यूट का अलग क्राइटेरिया रहता है. अब आगे अगर हम चले स्टेप 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल इज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग. बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं. वंस यू हैव रजिस्टर्ड उसके बाद बेटा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन खुलता है जिसमें आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी होती है कि आप कौन से कॉलेज में पहले प्रेफर कर रहे हैं सीट लेना, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे एंड सो ऑन. अब बच्चे गलती ये करते हैं कि लेट्स सपोज बेटा आपका जो रैंक आया है इस साल, जो स्कोर आया है, जो रैंक आया है, आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं. आपने उस कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा,
उस हिसाब से आपको ये लगा कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं मिल सकता, आप क्या करेंगे, उसको फिल ही नहीं करेंगे, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में उन कॉलेजेस को ऊपर रखना है जो टॉप कॉलेजेस हैं, क्योंकि बेटा अगर उनमें कभी कोई बच्चा सीट छोड़कर जाता है तो ये भी हुआ है कि काफी नीचे वाले रैंक वालों को भी वो सीट मिल जाती है। सो मेक श्योर दैट कि आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो चॉइस लॉकिंग कर रहे हैं, लॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जो आपने फिल किया होगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप फिल करने के बाद उसको खुद ही लॉक कर रहे हैं। एंड इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना बेटा, हम एक प्रॉपर लिस्ट आपको दे देंगे, कॉलेज वाइज आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब चांसेस जो बेटा है जहां पर आपको एडमिशन नहीं मिल सकते, बट जो टॉप कॉलेजेस है उसको ऊपर रखना है, उसके बाद मीडियम वाले कॉलेजेस, और उसके बाद जहां पर आपको मिल सकती है एडमिशन बहुत इजीली, आप उसको थर्ड नंबर पे रखिए। थर्ड नंबर पे इन द सेंस थर्ड प्रेफरेंस पे रखिए। कुल मिलाकर आपके पास कोई इतना पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि आप 5 या 10 कॉलेज ही भर सकते हो, मिनिमम एक, मैक्सिमम जितने मर्जी भर सकते हो। तो यहां पर कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है, यहां पे कोई कंजूसी नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें गलती नहीं करनी है। वी आर हेयर विद यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आपको ऐसा लग रहा है कि मैम यहां पर हमें हेल्प चाहिए होगी, तो आई एम स्टैंडिंग हेयर, माय कंप्लीट टीम इज स्टैंडिंग हेयर विद यू। सो बेटा हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। यहां पर आते आते मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं इस बार तो मैम मुश्किल है, एडमिशन नहीं हो सकता, अब हम नीट 2025 की तरफ टारगेट कर रहे हैं, तो बेटा ऑलरेडी आपके लिए जज्बा बात जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें अभी इनिशियल बेसिक क्लासेस चल रही हैं। जैसे फिजिक्स में बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स अभी चल रहा है, कंप्लीट 11th एंड 12th का हम सिलेबस करवाएंगे, डीपीपीज विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो उसके लिए यू कैन गो फॉर द जज्बा बैच, लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन यूज द कोड प्रीत PREET for 40% off as well as if you want to enroll under my guidance. नेक्स्ट बेटा अगर हम आगे बात करें, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की काउंसलिंग किस तरीके से चलती है समझ लीजिए। पहले राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का होता है, उसके बाद स्टेट का होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का होता है, फिर मॉप अप राउंड एंड राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा का होता है, फिर स्टेट का होता है, एंड लास्ट कम्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड फिर उसके बाद स्टेट का होता है। बेटा मॉप अप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशंस मना कर दी जाती हैं, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशंस यहां के बाद से नहीं होती हैं। अब अगर हम सीट अलॉटमेंट की बात करें तो लेट्स सपोज फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और आपको सीट मिल जाती है, यू गो टू द कॉलेज, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीट हो गई पक्की, बात खत्म। वहां के बाद आप एडमिशन आगे किसी और कॉलेज में नहीं देख रहे हैं, आपको वो आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया, बात खत्म, आपने वहां पर सीट अपनी पक्की कर ली। बट सेकंड केसेस कि आपको एडमिशन तो मिल गया बट आपने ऐसा फील किया कि अगर मैं नेक्स्ट राउंड तक जाता हूं ना तो मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो उस पर्टिकुलर केस में यू गो फॉर द अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपने अपना सीट पक्का भी कर लिया, छोड़ा भी नहीं है, और आप नेक्स्ट राउंड में भी बैठ के देखना चाहते हैं कि आपको कहीं और अच्छा कॉलेज तो नहीं मिल रहा। उस केस में तीसरा होता है फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब यह रहता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ आप उसमें गए ही नहीं, आपने अपनी अटेंडेंस भरी नहीं, हाजिरी भरी नहीं, और उस केस में आपने उस सीट को क्या कर दिया, छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट दैट सीट। और चौथा केस कि आपको सीट अलॉट हुआ ही नहीं तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे। उस पर्टिकुलर केस में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे ऑफ कोर्स, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चॉइस फिलिंग भी पुरानी वाली चलेगी, नहीं, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग को दोबारा से वहां पर अपग्रेड करें, यानी कि आप दोबारा से फीड करें अपनी चॉइस फिलिंग को, क्योंकि राउंड 1 तो खत्म हो गया ना, अब आपकी राउंड 2 के हिसाब से चॉइस फिलिंग क्या है, आपको उसको दोबारा फिल करना पड़ेगा। बट ये वो राउंड होता है जहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी में कोई भी घाटा नहीं पड़ता, अभी तक आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो सेव है। नेक्स्ट राउंड 2 की अगर हम बात करें, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, अगर उनको सीट मिल जाती है, उन्होंने सीट ले ली, बहुत बढ़िया, बात खत्म। बट अगर उनको सीट मिली बट उन्होंने सीट नहीं ली अपग्रेडेशन वाले बच्चों ने, तो बेटा इस केस में आप अपनी सिक्योरिटी मनी को खो देंगे। जो 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी था ना, जो कि रिफंडेबल था, बट वो यहां पर जाके नॉन रिफंडेबल बन जाएगी, यहां पर आप खो देंगे। अब जिन बच्चों को सीट ही नहीं मिली, अपग्रेडेशन वाले बच्चों को सेकेंड राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया बट सीट नहीं मिली, तो उनकी फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो रिजर्व्ड है, वहां पर जाकर वो खुशी खुशी अपना जो है एडमिशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर
अदर्स बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया था, राउंड 1 वाले बच्चे जो राउंड 2 में आए थे, अगर उनको सीट मिल गया है, उन्होंने सीट ले लिया, एडमिशन ले ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, बहुत बढ़िया। बट अगर नहीं किया तो उनका भी सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। जो राउंड 2 होता है ना बेटा, उसमें सिक्योरिटी मनी जो रहता है, जो नॉन रिफंडेबल फीस थी वो तो किसी की वापस नहीं होती, बट जो रिफंडेबल फीस थी 10,000 रुपया, वो भी चली जाएगी अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट होने के बावजूद भी आपने एडमिशन नहीं ली। और जिनको सीट ही नहीं मिली वो तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 में पहुंच ही जाएंगे। अब राउंड 3 मॉपअप राउंड जो होता है, इसमें बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस कौन करते हैं? जिनको सीट मिली थी राउंड 2 में बट उन्होंने सीट छोड़ दी थी, तो उनका सिक्योरिटी मनी जा चुका है, अब उनको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जो राउंड 1 राउंड 2 में नहीं आए थे वो रजिस्टर कर सकते हैं, बट जिन्हों को सीट ही नहीं मिली राउंड 1 एंड राउंड 2 में, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटा मॉपअप का जब रिजल्ट आता है, यानी कि जब राउंड 3 का रिजल्ट आता है, तो भी आपके पास दो कंडीशंस रहती हैं। एक, आपको सीट मिल गई राउंड 3 में, आपने एडमिशन लिया, काउंसलिंग खत्म, बात खत्म। अगर इसमें आपको सीट मिली, आपने सीट नहीं ली, आपका सिक्योरिटी मनी जाएगा और अगला स्टेप यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपका काउंसलिंग बेटा यहीं पर रोक दिया जाएगा। बट हाँ, आप स्टेट काउंसलिंग में जाकर अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब वो बच्चे जिनको सीट ही नहीं मिली, वो बेचारे क्या करेंगे? वो ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंसी राउंड में पहुंच जाएंगे, या फिर वो स्टेट कोटा में भी जा सकते हैं। इट इज डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज कहां पर ज्यादा बढ़िया मिल सकता है। इस टाइम पर आपको जो है वो अपने है ना दिमाग के घोड़े बहुत जोर से दौड़ाने पड़ेंगे बेटा। यहां पर आपको हेल्प चाहिए होगी, है ना, मेंटर्स चाहिए होंगे आपको जो अच्छे से गाइड कर सके। फिर चौथा राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसमें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से जो है वो अलाउड नहीं होंगे? बच्चे जिनको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी बट उन्होंने सीट नहीं ली, मॉपअप में अलॉट हो गई थी बट उन्होंने सीट नहीं ली, वो स्टे वैकेंसी में नहीं आ सकते हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया था मॉपअप में या राउंड 3 में, बट अगेन मैं ये चीज बोलूंगी कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक पहुंचना है तो आपका जो पिछले वाला चिट्ठा है ना वो साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सीट मिल चुकी है, आप छोड़ कर आए हो तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाओगे ना। वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो लास्ट राउंड माना जाता है। और जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया राउंड 1, 2 एंड 3 में, तो वो तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो नई रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? बहुत बार बच्चा पूछता है मैम डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, तो बेटा आज बता रहे हैं, इसका वीडियो बनाओ, स्क्रीनशॉट निकालो, लिख लो, बट ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। 10वीं का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज, नीट का फॉर्म कंफर्मेशन पेज, नीट 2024 स्कोर कार्ड, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास न्यू होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 12th का टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो प्लीज यहां पर कोई घपले मत करना, घपले पकड़े जाते हैं, फिर आप बाद में फंस जाते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग से अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे। प्लीज किसी भी झांसे में मत आना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेटा बनवा लीजिएगा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के से बिलोंग करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चलेगा, पासपोर्ट सब चलेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है और आपका एक गैप ईयर है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अलावा बेटा अगर आप बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आयुष काउंसलिंग के अंडर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपने डाउट्स को पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि इस साल कुछ भी नहीं दाल गल पाई है, नेक्स्ट ईयर को ही टारगेट करते हुए, नीट 2025 को ही टारगेट करते हुए पढ़ना है, तो दिस इज द राइट बैच फॉर यू। बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में है, 1999 में यू आर गेटिंग ऑल दीज फीचर्स, लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, देन यू आर गेटिंग डीपीपी विद सॉल्यूशंस, देन ईडीआरपी डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम भी मिल रहा है, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है। पर्सनल मेंटरशिप से बेटा
जो एक्सेल रेट है, यानी कि जो सिलेक्शन रेट है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर आपको हम पर्सनली गाइड करेंगे, अलग से सेशंस चलेंगे। लाइव क्लासेस में तो आप जुड़ेंगे, बट अलग से बेटा पर्सनल मेंटरशिप के जो सेशंस रहते हैं वो करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपको टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस भी मिल रहा है, एंड दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज ही इससे ज्यादा प्राइस में लेते हैं। सो ये सब चीजें आपको मिल रही है 1999 में। यूजिंग द कोड प्रीत यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर इट। व्हाट यू हैव टू डू इज बेटा जी, आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 लिखना है। अड्डा 24/7 में जाते ही ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाते ही बेटा आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाना है, नीट ड्रॉपर पे क्लिक करना है। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, जज्बा बैच। इसका प्राइस हाई है, बट हम इतना हाई प्राइस नहीं देंगे। यूज द कोड प्रीत, मैम का मेंटरशिप भी मिलेगा आपको से, PREET। इसको आप एंटर करेंगे तो यू विल गेट दिस कोर्स एट 1999 ओनली। ठीक है, सो गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। अदरवाइज अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं इस बार मैम हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैम से ज्यादा खुश कोई नहीं है यार। ठीक है, सो उस केस में अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि 15 मिनट के अंदर उन बच्चों को जिनको काउंसलिंग का प्रोसेस अभी तक समझ में नहीं आया है, इस एक वीडियो से उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।